Good morning, students. Let's start the second chapter of our book, Basic Accounting Terms. इस चैप्टर में आप अपने उन वोकेबलरी टर्म्स को आप स्टडी करेंगे जो अकाउंटिंग करते टाइम हम यूज़ करते हैं और उनका हमको क्लियर मीनिंग आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कि कई सारे टर्म्स दे रखे हैं जो आपको नहीं पता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अकाउंट्स है, कैपिटल है, ड्राइंग है, लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स हैं, रिसीप्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट लॉस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, गुड्स, वाउचर, कॉस्ट, डिस्काउंट, बीआर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये टर्म्स जो आपको आइडेंटिफाई होने ज़रूरी हैं। इनके अलावा कुछ और अदर टर्म्स हैं जैसे प्रोप्राइटर एंटिटी, डेबिट, क्रेडिट, इनवॉइस, बैड डेप्ट, इंसॉल्वेंट, एंट्री, स्टॉक, अलाउंसेस, सॉल्वेंट। ये इस चैप्टर में आप क्लियरली स्टडी करेंगे कि इनके एग्जैक्ट मीनिंग क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस और ट्रांजेक्शन। बिजनेस मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच परफॉर्म टू अर्न एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इनकम, एंड ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अगर इस टर्मिनोलॉजी में जाएं तो टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन रेफर टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बिटवीन टू पार्टीज, यानी बिजनेस की किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेज करना किसी भी एक कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन मीन्स कि अगेंस्ट मनी वगैरह, ठीक है। परचेज किया आपने गुड्स, सेल किया आपने गुड्स, किसी पर्सन जिस कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, किसी सप्लायर को आपने अमाउंट पेमेंट किया, आपने कोई असेट्स अपनी बेची प्रॉपर्टी, या कोई आपने सैलरी वगैरह का पेमेंट किया, या आपको कमीशन मिला, ये ऑल दीज आर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब देखिए कि फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। यहाँ पे है इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट होते हैं और उन्हें हम मनी में ही मेजर करते हैं, मॉनिटरी टर्म में। सेकंड है कि ट्रांजैक्शंस के बीच में दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, एक रिसीवर और एक गिवर, यानी जो भी गुड्स रिसीव करेगा या अमाउंट रिसीव करेगा, या जो भी गुड्स या अमाउंट पे करेगा। थर्ड है इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन अगेंस्ट द कंसिडरेशन। मीन्स यहाँ पे कुछ भी चीज़ों का एक्सचेंज होता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। उसके बदले में एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाता है जिसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं, जिसे हम एक तरीके से वैल्यू बोल सकते हैं उसकी। फोर्थ है इट affect the accounting equation of any business enterprises, thus bring out changes in position of assets and liability। कोई भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका बिजनेस पर दो जगह इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, जो मैं अपने पहले डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था। मतलब कोई चीज़ आएगी तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास से जाएगी, या कोई भी इफेक्ट दूसरी साइड ज़रूर होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन दो बेसिस पर, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें हम हमारे पास या तो सेम टाइम पे कैश रिसीव हो जाता है या सेम टाइम पे हम कैश को पे कर देते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज किया और हमने सेम टाइम पे कैश को सामने वाले सप्लायर को पे कर दिया, या हमने गुड्स सेल किया, कस्टमर ने सेम टाइम पे हमको कैश पे कर दिया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कैश सेम टाइम पर हमको रिसीव या पे नहीं होता, यानी उधार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर जनरली टर्म्स में हम कहें, जिसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कैश या तो रिसीव होगा या आप पर्टिकुलर टाइम के बाद कैश को पे करेंगे, तो ये हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब अगर हम पार्टीज के बेस पे करें तो दो भी ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं जो 6 पॉइंट में दे रखा है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपके अलावा कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व होती है जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। जैसे आप कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, आप सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में आती हैं जिसमें आपके अलावा दूसरी पार्टी कोई आउटसाइडर होती है। और दूसरा है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो बिटवीन आपके बिजनेस में ही किए जाते हैं,
यानी दोनों पार्टी आपका बिजनेस ही इन्वॉल्व होती है। जैसे आपकी 2 ब्रांचेस हैं, आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन है। आपकी मशीनरी ख़राब हो गई, ये आपका इंटरनल इवेंट है। आप मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, ये आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन है। यानी इसमें कोई आउटसाइडर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो सेकंड हमारा मेन वर्ड है अकाउंट, जो आप पढ़ते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर केप्ट। यानी अकाउंट वो प्लेस होती है जहाँ पे आप सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, यानी डेट के साथ आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी ये अकाउंट होता है, ये हर ट्रांजेक्शन का सेपरेट मेंटेन किया जाता है। यानी परचेस करने तो परचेस का अलग होगा, सेल करने तो सेल का अलग होगा, पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट का अलग होगा, फर्नीचर आपने खरीदा है फर्नीचर का अलग होगा, लोन लिया है लोन का आपका अलग होगा। यानी हर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब नीचे दे रखा है, अगर हम कहें तो इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसी सेम चीज़ को, लेजर। यहाँ लिखा है दस एन अकाउंट में बी डिफाइंड एज ए लेजर रिकॉर्ड ऑफ समराइज्ड फॉर्म इन स्पेसिफाइड पीरियड। यानी हम अकाउंट को एक तरीके से लेजर भी कह सकते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम मेंटेन करते हैं। अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट जो आपने पढ़ा और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं आप। जो अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, नीचे आपको एक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें कुछ कॉलम है, जैसे डेट का है, पर्टिकुलर का है, एलएफ का है, अमाउंट का है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ और फिर अमाउंट। तो जो पहले 4 कॉलम होते हैं, सॉरी, ये पहले जो 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट के 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के जो फर्स्ट 4 कॉलम होंगे वो डेबिट के होंगे, और राइट हैंड साइड के जो 4 कॉलम होंगे वो आपके क्रेडिट साइड के होंगे। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपका स्पेसिमेन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा वर्ड, कैपिटल। कैपिटल को नॉर्मली आप राजधानी के वर्ड के नाम से जानते हैं, पर कैपिटल का बिजनेस अकाउंटिंग में कुछ और मतलब होता है। कैपिटल मींस दोज इन्वेस्टमेंट विच आर इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस टू स्टार्ट और स्मूथली रनिंग ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट या जो भी चीज़ उसको स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे आप लाइन पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा कि कैपिटल रेफर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। यानी जो ओनर है जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। या कैश की फॉर्म में लगाए या वो असेट्स की फॉर्म में लगाए, ये उसकी अपनी मर्जी है। अब कैपिटल का नेचर जो है वो लायबिलिटी होता है। ठीक है, बिजनेस के ओनर की, यानी बिजनेस के ऊपर बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि ओनर ने जो अमाउंट उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसको प्रॉपर रिटर्न उस पर कमा कर दे। इसको दूसरे वर्ड में हम ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी कह सकते हैं, या नेट वर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा वो ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड या नेट वर्थ कहलाएगा। ओनर इक्विटी रेफर द ओनर्स क्लेम इन द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कि ओनर का प्रॉपर्टी पे कितना राइट है बिजनेस में जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इट एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी हमारी असेट्स हमारी लाइबिलिटीज से कितनी ज़्यादा हैं। ये आपको ब्रैकेट में एक इक्वेशन दे रखी है, इससे और आप समझ सकते हैं। कैपिटल अगर आपको निकालनी हो तो असेट्स यानी प्रॉपर्टी में से आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल कर आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल आपको नीचे दे रखा है कि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है राम के बिजनेस की, और उससे आपको कैपिटल फाइंड करनी है। जैसे बिजनेस में कैश पहले से ही है, कैश 10,000 रुपीज़ का, बिल्डिंग है आपके ऊपर पास 50,000 रुपये की, प्लांट यानी मशीनरी है 30,000 रुपये की, सामान का स्टॉक है 30,000 रुपये का, और डेटर हैं 25,000 रुपये के। आपने लोन ले रखा है राम ने 50,000 रुपये का, क्रेडिटर यानी इनसे उधार गुड्स परचेज कर रखा है 20,000 रुपये का। तो देखिए इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि असेट्स कौन कौन सी हैं।
देखिए कैश हमारी प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी होती है, मशीन हमारी प्रॉपर्टी, बिजनेस में जो स्टॉक सामान का है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। डेटर वो पर्सन जिनसे हमें अमाउंट रिसीव होना है, तो ये भी एक तरीके से असेट्स ही होती हैं। तो ये 5 हमारी असेट्स हैं। और कुछ हमारी लाइबिलिटी हैं, जैसे लोन लाइबिलिटी, मतलब हमें पे करना है, क्रेडिटर हमने उधार गुड्स परचेज किया तो वो भी हमें पे ही करना है। तो फॉर्मूला जो ऊपर क्या है, असेट्स को ऐड करके लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो असेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, कैश, बिल्डिंग, मशीन और डेटर, स्टॉक। तो हमने ये सारे अमाउंट को ऐड कर लिया, 10,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, यानी 145 की हमारे पास असेट्स हो गई। और लाइबिलिटी कौन कौन सी हैं, दो ही हैं, बैंक लोन और क्रेडिटर, यानी 50,000 प्लस 20,000 यानी 70,000। तो 145 की असेट्स है, 70,000 की लाइबिलिटी है। इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो यानी 145 माइनस 70 यानी 75,000 की हमारे पास कैपिटल हो जाएगी। हालांकि ये डिटेल में आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्लियर होगा, तब आपको इसे और क्लियर समझ लेंगे। फोर्थ वर्ड है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब जनरल वे में कहते हैं कि किसी चीज़ को ड्रॉ करना, आर्ट बनाना, लेकिन यहाँ ड्राइंग का मतलब है लेना। अगर कोई बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए कैश या कोई भी गुड्स लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले रखा है कि ड्राइंग रेफर द अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन द प्रोप्राइटर और पार्टनर देयर पर्सनल यूज़ ऑफ द बिजनेस। यानी अगर कोई पार्टनर या कोई ओनर बिजनेस से कोई कैश या कोई भी गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, ये कैपिटल को विदड्रॉ करती है, यानी रिड्यूस करती है। क्यों करती है ये आगे आप पढ़ेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से। लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है, लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, यानी बाहर वालों का हमारे बिजनेस पे जो उधार है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटर के लगाई हुई कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का भी आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। लाइबिलिटी निकालने के लिए अगर असेट्स में से हम कैपिटल को माइनस कर दें तो हमारी लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी, यानी असेट्स माइनस कैपिटल। डेफिनेशन दे रखी है, लाइबिलिटीज आर द डेप्ट दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स, यानी लाइबिलिटी एक तरीके से हमारे ऊपर लोन है, यानी जो हमें अपने क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। अब नीचे एक चार्ट में इसको एक ड्रॉ भी कर रखा है कि लाइबिलिटी को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी दो कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करें, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती हैं जो हमारा ओनर हमारे बिजनेस में लगाता है, तो यानी एक तरीके से कहें तो ये केवल एक ही होती है, कैपिटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी दो कैटेगरी में, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती हैं जो बाहर वालों ने हमको दी हैं, जिन्हें हमें बाहर वालों को पे करना पड़ेगा। तो इसको भी उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक तो करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कि अब ये क्या होती हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। लाइबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो करंट या नॉन करंट क्या होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जिनके अंदर ये तीन फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कि ये लाइबिलिटी जो हैं हम नॉर्मली एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्लियर कर देते हैं, यानी पे कर देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जो टाइम पीरियड हम किसी भी गुड्स को खरीद कर, बनाकर, बेचने और उसका अमाउंट रिसीव करने में कंज्यूम करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमने जनवरी में गुड्स खरीदा, फरवरी तक वो गुड्स तैयार हुआ, मार्च में वो गुड्स सेल हुआ और अप्रैल के लास्ट में उसका हमको कैश रिसीव हो गया कस्टमर से। तो ये 4 महीने जो टाइम लगा खरीदने से लेकर बेचने से लेकर उसका अमाउंट रिसीव होने तक, वो टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। और जो लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने उस टाइम पीरियड के अंदर पे कर देते हैं, वो चीज़ हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। दूसरी है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं हमारी नॉर्मल बिजनेस की होती हैं, यानी बिजनेस के वजह से ही हमको पे करनी पड़ती हैं, जैसे गुड्स खरीदना या फिर किसी भी एक्सपेंसेस का पे करना, यानी आउटसाइड बिजनेस की नहीं होती हैं। और सबसे मेन पॉइंट है थर्ड वाला, कि ये एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। विद इन एक साल के अंदर हमको ये लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी ही होगी, यानी एक साल से कम पीरियड के अंदर ये पेमेंट हमें अपने करने होंगे। जो एक साल से ऊपर के टाइम पीरियड में पे होती हैं फिर वो करंट लाइबिलिटीज़ नहीं कहलाती हैं।
यहाँ पे आपको दे रखी है ब्रैकेट में, जो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कि असेट्स खरीदने से लेकर उनको बनाने और कैश रिसीव होने तक जो टाइम पीरियड लगता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। हमारे बिजनेस में नॉर्मली ये पीरियड 1 साल यानी 12 महीने का ही होता है और 12 महीने के अंदर ही वो ये सेटल हो जाने चाहिए। अब आपको यहाँ इस पैराग्राफ में दे रखा है कि अगर शॉर्ट में कहें तो करंट लायबिलिटी एक तरीके से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती हैं जो हमको 1 साल के अंदर पे करनी ही होती हैं। इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, क्रेडिटर है, बीपी है, बीपी आगे आएगा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, छोटे टाइम के लिए गए लोन है, या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे करने थे पर पे नहीं करने हैं, पर पे नहीं किए हैं अभी तक हमने, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती हैं? अगर सिंपल वर्ड में कहें कि जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं होती वो नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं। दे रखा है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर नॉट करंट लायबिलिटी, यानी जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। पर अगर हम शॉर्ट में अगर कहें डिफाइन करें कि ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल के पीरियड से ज़्यादा टाइम के अंदर पे करनी होती हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। यानी जिनको पे करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं, और जो 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं वो करंट लायबिलिटी होती हैं। नॉन करंट के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, डिबेंचर यानी जो कंपनी लोन पब्लिक से लेती हैं वो, बैंक से लिया गया लॉन्ग टर्म का लोन, किसी चीज़ को गिरवी रखकर लोन जो लिया जाता है यानी मॉर्टगेज लोन, और लॉन्ग टर्म एडवांसेस, हमने किसी से एडवांस ले रखा है अब काम करने के लिए और उसका काम अभी चल रहा है लेकिन 1 साल के बाद वो क्लियर होगा, तो ये चीज़ भी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। ठीक है।